हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है करंट अफेयर सीरीज़। इस सीरीज़ के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएँ आपको सुबह 6 बजे मिल जाया करेंगी। 1 जुलाई से पहले आप सभी को पता है हम सुप्रभात सीरीज आपके लिए लाए हुए थे। लेकिन आज 1 जुलाई से हम इस सुप्रभात सीरीज को 2 अलग-अलग क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सभी को पता है सुप्रभात सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं में हम 2 भाग एक साथ कवर कर लिया करते थे। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता था और दूसरा भाग आज के इतिहास से संबंधित होता था। लेकिन अब हम करंट अफेयर्स और आज के इतिहास को अलग-अलग क्लासेस में बाँट देने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास का नाम रहेगा डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज और ये आपकी कक्षा सुबह 6 बजे आपको मिला करेगी। लेकिन आज 1 जुलाई है, आज ही हमने ये परिवर्तन किया है। आज आज आपको ये कक्षा थोड़ी लेट प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके बाद से कंटिन्यू आपकी ये कक्षा सुबह 6 बजे ही होगी। करंट अफेयर्स की सीरीज का नाम हमने रखा है करंट अफेयर सीरीज और दूसरी जो आपकी कक्षा रहेगी टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। ये आपकी कक्षा सुबह 7:30 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इस सीरीज का नाम हमने रखा है आज का इतिहास सीरीज। ठीक है। आज 1 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की इस कक्षा में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। करंट अफेयर्स की ये जो कक्षा है वो मंडे टू फ्राइडे रहा करेगी। सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम इस कक्षा में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। लंबे अंतराल के बाद भारत दूसरी बार बना टी20 विश्व कप चैंपियन। टी20 विश्व कप को भारत ने दूसरी बार जीता है 17 सालों बाद। 17 साल पहले 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की थी और दूसरी बार हमने ये जीत कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में हासिल की है। सभी बातें कवर करेंगे और आपको पता है हमारे भारतीय 3 खिलाड़ियों ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो बात भी कवर करेंगे। स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा भी। दूसरी न्यूज़ हम कवर करेंगे, भारतीय सेना में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति हुई है और वो कौन है, किस प्रकार से आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये आपका वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अराकू वैली कॉफ़ी को वैश्विक स्तर पर मिल रही पहचान, किस मायने में है ये पहचान? अराकू वैली हमारे भारत के दक्षिण में स्थित राज्य आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है आदिवासियों के द्वारा। उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये आपका यूपीएससी प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की एक दिवसीय कतर यात्रा के बारे में, वो अभी एक दिवसीय कतर की यात्रा पर गए हुए हैं और ये आपका यूपीएससी मेंस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है और आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये उसके अंतर्गत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारी ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ रहने वाली है, इनकी हम बातचीत कवर करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक है, आप बताते चलना। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो आप इस कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। एड्यूरोही 24 सर्च कर लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं तो आप एड्यूरोही ऑफिशियल सर्च कर लीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका
T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, इंडिया लिफ्ट्स सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल आफ्टर 17 ईयर्स। ये जो फाइनल मैच था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया, इस T20 वर्ल्ड कप को भारत ने जीत लिया और ये भारत की T20 विश्व कप की दूसरी जीत है, और वो भी 17 सालों बाद। पहली जीत कब हासिल की थी? 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, और दूसरी जीत हमारी अब हुई है 2024 में कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में। और इस जीत के बाद हमारे भारत के 3 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। वो खिलाड़ी कौन-कौन से हैं, उनकी भी हम बातचीत करेंगे। 2 का नाम तो आपने सुन लिया होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम बात करें, इस फाइनल के मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने बनाए थे। इसी वजह से विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए, ठीक है? और ये भारत की कौन-सी ट्रॉफी है? मैंने आपको बताया, ये दूसरी ट्रॉफी है। इसके अलावा इंग्लैंड ने भी 2-2 बार ट्रॉफी जीती है। इंग्लैंड की बात करें, उन्होंने भी 2 बार, और वेस्ट इंडीज़ की बात करें, उन्होंने भी क्या है, 2 बार ये ट्रॉफी जीत रखी है। तो अब टोटल 3 टीम हो गई हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। क्लियर हुआ आपको? तो इसमें कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। जब हम बुमराह की बात करते हैं, बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं। उनको इस पूरी की पूरी टूर्नामेंट का बेहतरीन प्लेयर घोषित किया गया है, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें बनाया गया है। ये जो फाइनल मैच था भारत और दक्षिणी अफ्रीका की टीम के बीच कहाँ खेला गया? बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में खेला गया था। जब हम बात करें इस 2024 के T20 विश्व कप के बारे में, इसकी होस्टिंग किसने की थी? तो नाम आता है अमेरिका और वेस्ट इंडीज का, है ना? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अब आपको पता होना चाहिए कि 2026 में जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा इंटरनेशनल, तो वो कब होगा? 2026 में, जाहिर सी बात है 2 साल बाद होता है ये। और उसकी होस्टिंग किसके द्वारा की जाएगी? भारत और श्रीलंका उसके आयोजक रहेंगे। उसके फिर 2 साल बाद 2028 में फिर से वर्ल्ड कप होगा T20 का। उसमें कौन आयोजक रहेंगे? आयोजक तो आईसीसी रहता है, लेकिन कहाँ पर ये आयोजित करवाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपको ये आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है? 2030 का भी बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2030 में इसका आयोजन इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आयोजित करवाया जाएगा। अभी तो हम 2024 में ही है, अभी तो हमने जीता है ये, ठीक है ना? ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 2 दिन हुए हैं, और बहुत ही अच्छी हमारे लिए ये खुशखबरी है। 17 सालों के बाद कोई जीत मिली है। अभी 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे विश्व कप, उसमें हमें हार मिली थी फाइनल में। बहुत दुखी हुए थे हम सभी, और ये जीत है हमारी। खुशी के आंसू निकल रहे हैं हार्दिक पांड्या के, और बाकी भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ में विराट कोहली ने सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब मैं इस T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूं। ये मेरा आखिरी मैच था, सबसे बेहतरीन ये पड़ाव रहा। अब समय है कि आने वाली युवा पीढ़ी इस भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर जाए। देर रात तक रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी कि हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया, हम ये जीतना चाहते थे, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ये जीत हासिल करने के बाद इन 2 खिलाड़ियों ने क्या कर दिया है? T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और अगले दिन जैसे ही उठे, उस दिन फिर क्या किया गया? रविंद्र जडेजा ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से
रिटायरमेंट ले रहे हैं। रविंद्र जडेजा हमारे भारतीय ऑलराउंडर हैं, आपको इनकी फील्डिंग के बारे में तो पता ही होगा। डायरेक्ट थ्रो के लिए जाने जाते हैं ये। वर्तमान में हमारी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो नाम आता है रोजर बिन्नी, जिनकी आप फोटो देख पा रहे होंगे। इनका कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के चले जाने से जो एक खाई सी बन जाएगी, उस खाई को पाटने में थोड़ा समय तो लगेगा। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, रोजर बिन्नी है। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय टीम ने कितनी बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीता है? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, यहां पर आपको टिक करना है 2। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा दूसरी बार का खिताब है। पहली बार 2007 में जीता था, और उस समय हमारे कप्तान कौन थे, तो नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने वो जीत हासिल की। और किसके खिलाफ वो मैच था? पाकिस्तान के साथ था वो। पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था। और ये 2024 की जो दूसरी बार की उपलब्धि है, किसके नेतृत्व में हुई है? कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में। और रोहित शर्मा के नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई हमने किसके खिलाफ? दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ। इस मैच में सबसे खास ये रहा कि दक्षिणी अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची थी, और ये अजेय टीम थी फाइनल तक। और हमारी भारतीय टीम भी 2024 के इस मैच में अजेय ही रही, यानी कि एक भी मैच नहीं हारा था दोनों टीमों में फाइनल तक। लेकिन फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका का ये रिकॉर्ड टूट गया। भारत ने ये रिकॉर्ड बना लिया है कि किसी टी20 वर्ल्ड कप की श्रृंखला में एक भी मैच ना हारते हुए उस श्रृंखला को जीत लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपका टी20 वर्ल्ड कप का है, और ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, 2007 की है। ये 2007 में ट्रॉफी उठाई थी। और इसमें मुख्य चेहरा कौन थे? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उस 2007 के मैच में। और ये रहा 2024 का लेटेस्ट फोटो। और इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने इसमें सबसे ज्यादा रन बनाते हुए क्या खिताब हासिल किया है? प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया है। ठीक है, ये तो हुई बात हमारे टी20 विश्व कप की। तो टी20 विश्व कप तो हमने 17 सालों बाद जीता है, लेकिन वैसे तो हमने कप और भी जीत रखे हैं। ये 1983 में हमने सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता था आईसीसी का। और ये कौन सा था? ये वनडे वर्ल्ड कप था। उस समय 60 ओवर हुआ करते थे, अब तो आपको पता है 50 ओवर्स होते हैं। फिर 2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने टी20 विश्व कप जीता। 2011 में फिर हमने वनडे विश्व कप जीता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। और 2024 में आपको पता है ये टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हमने जीता है। तो 2 बार हमने वनडे वर्ल्ड कप जीत रखा है, और 2 बार ये अपना टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, सबसे पहला जो हुआ था 1983 का, उस समय हमारे कप्तान कौन थे? सभी को पता है, कपिल देव। और कपिल देव पर एक मूवी भी बनी है। उस मूवी का नाम बता दीजिए क्या है? 83 उस मूवी का नाम है, क्योंकि 83 में हमने पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा दिन था, यानी कि फाइनल कब खेला गया था। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया है ऑप्शन ए, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 25 जून 1983 को भारत के साथ में किसका मैच हुआ था? वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज। और उस समय 60 ओवर्स हुआ करते थे। 60 ओवर्स।
अब तो वनडे का जो होता है वो 50 ओवर का होता है, आप सभी को पता है। भारत ने 1983 में, मतलब 1983 में 183 रन बनाए थे 54.4 ओवर्स में, है ना? और बाद में फिर वो वेस्ट इंडीज वाली टीम 140 रन पर ही सिमट गई और उन्होंने 52 ओवर्स में इतने ही रन बना पाई थी वो टीम। और उसमें मुख्य चेहरा रहे थे हमारे कप्तान कपिल देव, और कपिल देव ने अच्छे इसमें रन बनाए थे और वो भी एक ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी अच्छी किया करते थे। और ये मैच कहाँ पर खेला गया था? लॉर्ड्स में खेला गया था, ठीक है? तो बहुत अच्छा था ये, और ये हमारा पहला विश्व कप था। और जब ये मैच जीत गए थे हमारे भारत के कप्तान कपिल देव, और उसके बाद में फिर ये क्या है कि ये हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से मिले थे। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में चलो आपको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ज्ञानी जेल सिंह हमारे राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। जब ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? आर वेंकट रमन का नाम आता है। ये ज्ञानी जेल सिंह हमारे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनके समय में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जो आपको पता भी हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी समय में हुई थी। और 1984 के दंगे इसी समय में हुए थे जब हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक है, तो ये पॉइंट कवर हो गया। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? T20 विश्व कप के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है ये विश्व कप हर 2 साल बाद में होता है। लेकिन ये जो वनडे विश्व कप है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटो में देख पा रहे होंगे ना दोनों। तो आईसीसी, ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। आईसीसी वनडे विश्व कप की बात की जाए तो ये आपका कब होने वाला है? अब 2027 में होगा। ये 4 सालों बाद किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत दुख हुआ था हमें, 2023 में फाइनल में हार गए थे हम, है ना? और 2027 जो है उसमें कहाँ पर आयोजन किया जाएगा इसका? दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 देश हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा अगली बार। तो देखते हैं इसमें हमारी भारतीय पुरुष टीम कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाती है। अब आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा परिषद है, एक ऐसी काउंसिल है जो क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित करती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? इसमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका, इनके प्रतिनिधियों ने इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की थी। और इसका नाम क्या रखा था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये नाम रखा गया। और आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो T20 वर्ल्ड कप होता है हर 2 साल बाद में होता है, उसमें दक्षिणी अफ्रीका की टीम कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। ये पहली बार हुआ 2024 में कि इन्होंने बिना कोई मैच हारे फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन फाइनल में ये मैच भारत से हार गई और भारत ने ये T20 वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया। तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1909 15 जून को की गई थी।
1965 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल कर दिया गया। क्लियर हुआ। फिर बाद में 1987 में इसका नाम फिर से बदल दिया गया और 1987 में इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये नाम वर्तमान का जो है वो 1987 में अपनाया गया था। क्लियर हुआ। आईसीसी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार के आपके स्पोर्ट्स से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अज्यूम्स चार्ज एज 30th इंडियन आर्मी चीफ। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं उनको हमारी भारतीय सेना का 30वां चीफ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले हमारे थे जनरल मनोज पांडे। उनकी अब रिटायरमेंट हो चुकी है। 4 दशकों तक उन्होंने कार्यभार संभाला आर्मी में और अब उन्हें क्या है, रिटायरमेंट दे दी गई है। उनके बाद में हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी चीफ रहेंगे। 13 लाख भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख के रूप में ये अब कार्यभार संभाले हुए हैं। जब हम बात करते हैं इससे पहले इनके पास क्या दायित्व था या फिर ये क्या भूमिका निभा रहे थे, उससे पहले ये एक हम कह सकते हैं उप सेना प्रमुख की भूमिका में थे, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से सेना प्रमुख बन गए हैं। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। हालांकि जैसे बात करते हैं जनरल मनोज पांडे के बारे में, इन्होंने भी अच्छे मतलब अपनी सेना को एक नया स्वरूप दिया। अब उम्मीद है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी कुछ अच्छा कुछ और बेहतरीन कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सीनियरिटी का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी घोषणा, इनके नाम की घोषणा 11 जून को की गई थी कि अब उपेंद्र द्विवेदी हमारी सेना के चीफ होंगे और फाइनली 30 जून को यानी कि कल इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया और उन्होंने क्या है, रिटायरमेंट ले ली है। ये एनडीए से पढ़े हुए हैं। एनडीए का मतलब तो आपको पता ही है, जहां पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये देखो, पहले फोटो देख पा रहे होंगे, ये है हमारे जनरल मनोज पांडे और ये आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो आप ये बताइए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, यही एनडीए के ही छात्र हैं ये। एनडीए में ट्रेनिंग करवाई जाती है, चाहे आप सेना के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, चाहे आप थल सेना में जाना चाहें, चाहे आप जल सेना में जाना चाहें, चाहे आप वायु सेना में जाना चाहें, किसी भी सेना में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अगर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे हम एनडीए का नाम दे देते हैं, वहां पर होती है। अब आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पर है। ये है महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवासला। आपको सुनने को मिला होगा खड़गवासला, वहीं पर इनका ये बना हुआ है एकेडमिक पोर्शन। ठीक है, ऐसा दिखता है वहां पर, ऐसी बिल्डिंग है ये। थोड़ी सी बात करते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में। 15 दिसंबर 1984 की बात जब करें तो भारतीय सेना की 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में इनको कमीशन दिया गया था। बाद में यूनिट की कमान भी इन्होंने संभाली थी। 19 फरवरी 2024 को वाइस चीफ आर्मी 2000, अभी 19 फरवरी की बात कर रहे हैं ना, 2024 में ही इनको वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब ये क्या किया गया है, इनको फाइनली 19 फरवरी से लेकर ये 30 जून तक वाइस चीफ आर्मी स्टाफ रहे, लेकिन अब क्या है, ये चीफ रहेंगे हमारे 30 जून के बाद से, यानी कि आज ये चीफ की भूमिका में ही हैं। इससे पहले 2022-2024 तक वो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे।
अपने 40 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने कई कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और फॉरेन अपॉइंटमेंट्स में भी काम किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके बारे में भी हमें ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया है। 18वीं बटालियन में कमीशन्ड हुए थे। असम राइफल में महानिरीक्षक के रूप में सेवा करते रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल का पद भारतीय सेना में सर्वोच्च माना जाता है। ऐसे कौन से व्यक्ति थे वो जिन्होंने सबसे पहले इस पद पर आसीन होकर अपना नाम चमकाया? अगर आपने लिखा होगा सैम मानेकशॉ, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से जानते हैं। आपको पता है एक मूवी बनी है सैम बहादुर नाम से, और उसमें भूमिका किसने निभाई है? विक्की कौशल ने निभाई है। विक्की कौशल। बांग्लादेश किस प्रकार से पाकिस्तान से अलग हुआ? उस पाकिस्तान से बांग्लादेश के एक नए देश के उद्भव में इनका अहम योगदान है सैम मानेकशॉ का। ये अक्सर कहा करते थे, मैं कभी भी हारना नहीं चाहता। तो वो मूवी आप देख के देखिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। एक बढ़िया उसमें कहानी बताई गई है इनके बारे में, ठीक है नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉर्ड्स जीसीसी फॉर प्रोमोटिंग अराकू वैली कॉफ़ी एट ग्लोबल लेवल। अराकू वैली कॉफ़ी को एक नए सिरे से विश्व स्तर पर बड़ी पहचान मिल रही है, और इसको लेकर अगर हम बात करें तो अराकू वैली कहाँ पर है जहाँ पर ये कॉफ़ी उगाई जाती है? तो ये हमारे भारत के दक्षिण में स्थित राज्य आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अल्लूरी सीतारामाजू। वहाँ पर आदिवासियों के द्वारा इसे उगाया जाता है, ठीक है ना? आदिवासियों के द्वारा। और अभी आप सभी को पता है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम किया करते हैं। उस मन की बात कार्यक्रम में अराकू वैली को विश्व स्तर पर प्रमोट करने वाले जीसीसी की उन्होंने सराहना की। जीसीसी का मतलब क्या होता है? गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। तो इनका अहम योगदान है हमारे अराकू वैली कॉफ़ी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने में। किस प्रकार से उनकी एडवर्टाइजमेंट है, उनको एक्सपोर्ट करना, उसमें अहम भागीदारी रही है जीसीसी की, ठीक है? इसी जीसीसी का एक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में दिया, और ये आप देख सकते हैं अपने उस कार्यक्रम की एक झलक, ये फोटो। और उसमें ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं किस प्रकार से ये बीज जो हैं वो तोड़कर एक टोकरी में इकट्ठी कर रही हैं। ये है वो वैली जहां पर ये कॉफ़ी उगाई जाती है, और बाद में जब ये कॉफ़ी तैयार कर ली जाए तो इस प्रकार से बॉक्स में पैक करके ये बेचने के लिए भेज दी जाती है। आप ये बताइए, क्या आपने अराकू वैली कॉफ़ी का इस्तेमाल कभी पीने के लिए किया है क्या? अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। ये हमारे आंध्र प्रदेश के आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाई जाती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, अल्लूरी सीतारामाजू। ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? अल्लूरी सीतारामाजू। ये जो मैप है मैंने आपको कहाँ से उठा के समझाने का प्रयास किया है, एक वेबसाइट है मैप्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल, तो वहीं से मैंने ये मैप उठाया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप मिलेंगे, ठीक है? तो इस आंध्र प्रदेश की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इस आंध्र प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या आप बता सकते हैं क्या? अगर आप बता पाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 26 जिले हैं। उन 26 जिलों में से एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है आज की इस न्यूज़ में, अल्लूरी सीतारामाजू, जहां पर आदिवासियों के द्वारा ये कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, ठीक है ना? तो ये रहा आंध्र प्रदेश। इसी आंध्र प्रदेश का कभी हिस्सा हुआ करता था तेलंगाना। ये रहा तेलंगाना। 2014 में
तेलंगाना अलग हो गया और इस तेलंगाना की राजधानी क्या बन गई? हैदराबाद बन गई। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश अपने स्पेशल दर्जे की मांग करता है कि हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। ये डायलॉग बड़ा फेमस रहा है ना मूवी में। तो गुरूर किस मायने में था हैदराबाद आंध्र प्रदेश के लिए? क्योंकि यहाँ से बहुत सारा अर्थ इकट्ठा होता था, यानी कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था हैदराबाद। एक अच्छा विकसित हुआ था ये हैदराबाद, लेकिन अब ये तेलंगाना में है। इस वजह से कमी तो खल रही है आंध्र प्रदेश को। 1 नवंबर 1956 को बना था आंध्र प्रदेश। अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको पता है हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे पूरे भारतवर्ष में। उनके अलावा 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव भी हुए और वहां पर परिवर्तन भी देखा गया और कुछ जगह परिवर्तन नहीं भी देखा गया। तो अगर आपने लिखा होगा आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इनका पूरा नाम क्या है? नारा चंद्रबाबू नायडू। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। टीडीपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तेलुगु देशम पार्टी। उस तेलुगु देशम पार्टी की ये अध्यक्ष हैं। इस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था और लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उन लोकसभा चुनाव में इन्होंने 16 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उस समय ये उनके दूसरी साइड में बगल में बैठे हुए थे। आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आगे चेहरा भी दिखा देंगे। ठीक है। पेमा खांडू की बात करते हैं तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश में अब सीएम बने हैं। कौन से नंबर के? तीसरी बार बने हैं। इससे पहले 2 बार सीएम रह चुके हैं ये, और कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। बहुत बार वहां से विधायक भी रहे हैं। ठीक है। ये कौन सा टर्म रहेगा इनका? थर्ड टाइम। और जब हम चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू वैसे तो चौथी बार सीएम बने हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि तेलंगाना 2014 में अलग हो गया था। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। अगर आप ऐसा कहेंगे फिर तो ये चौथी बार है इनका टाइम पीरियड। अगर आप ये कहेंगे तेलंगाना के अलग होने के बाद जो आंध्र प्रदेश बचा, उस आंध्र प्रदेश के कौन से नंबर के हैं, तो ये दूसरी बार है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान रखनी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के ये 2 बार रहे, और विभाजित जब हो गया आंध्र प्रदेश उसके बाद भी 2 बार रहे। टोटल इनका 4 बार हो गया। ठीक है। और उसके बाद से जब देखा जाए, प्रेम सिंह तमांग भी सीएम बने हैं और ये दूसरी बार सीएम बने हैं। कहाँ के? सिक्किम के। क्योंकि सिक्किम में भी तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए। सिक्किम में एक पार्टी है जिसका नाम है एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। उस सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं प्रेम सिंह तमांग, जो वहां के अब मुख्यमंत्री बने हैं। एक का नाम आपको और ध्यान में रखना है जिसका नाम है ओडिशा। ओडिशा में भी हाल ही में क्या हुए हैं? विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी ने बाजी मार ली और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि ओडिशा में कोई सीएम बना है। इनका नाम क्या है? मोहन चरण मांझी। बीजेपी की तरफ से पहली बार सीएम बने हैं। इससे पहले का इतिहास जब हम देखें वहाँ स्टेट राजनीति में, तो वहाँ लगभग 24 सालों से किसकी पार्टी चली आ रही थी? बीजू जनता दल की पार्टी चली आ रही थी। और उसमें बीजू पटनायक और नवीन पटनायक का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं की सत्ता रहती थी। लेकिन 2024 के ये जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनमें बहुमत हासिल कर लिया बीजेपी ने, और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया मोहन चरण मांझी को, जो कि एक आदिवासी नेता हैं। 4 बार के वहां पर विधायक भी हैं। ठीक है। और ओडिशा में राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। तो ये है वहां के राज्यपाल जिन्होंने
बीजेपी की तरफ से सीएम बने मोहन चरण मांझी और उनके कैबिनेट को शपथ दिलाई थी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये चेहरे आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है नारा चंद्रबाबू नायडू। अब इसमें आपको गलती नहीं करनी है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। नारा चंद्रबाबू नायडू कहाँ के बने हैं? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के। कौन सी पार्टी के हैं? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं ये। और जब हम बात करें, ये नीचे देखिए, कलर चेंज कर देते हैं। ये हैं बीजेपी की तरफ से, जिनका नाम है पेमा खांडू। ये अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार बीजेपी की तरफ से। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी बीजेपी की तरफ से हैं। इनका नाम है मोहन चरण मांझी। पहली बार कोई बीजेपी का नेता सीएम बना है ओडिशा में, ठीक है ना। और जब हम नीचे पॉइंट की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं। और ये कहाँ के सीएम बने हैं? सिक्किम के। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया प्रीवियस पेज पे, अब तो थोड़ा सा मैंने आपको चित्रों के हिसाब से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में। आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो कॉफी उगाई जाती है? भूल नहीं जाना है आपको, अलूरी सीतारामाजू। यूपीएससी प्री की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। जब हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, ये कौन है? तो ये वहाँ के राज्यपाल हैं। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल। इनका नाम है एस अब्दुल नाजिर। एस अब्दुल नाजिर वहाँ के राज्यपाल हैं। इन्होंने ही तो मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, ठीक है। ये हुए सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू। इनका आपने चेहरा मूवीज में देखा होगा, अगर आपको ध्यान हो। भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो मूवीज बनती हैं उनमें ये अहम चेहरा माने जाते हैं। इनका नाम क्या है? पवन कल्याण सिंह। और ये अब क्या रहेंगे? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम रहेंगे, ठीक है ना, डिप्टी सीएम। क्लियर हुआ आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ईएएम जयशंकर अराइव्स इन कतर ऑन वन डे लॉन्ग विजिट। हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कतर देश की एक दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं। और आपको पता है ये वही कतर है जिस कतर ने अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर भारतीय प्रयासों से क्या किया गया, इसमें उन भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा करवा लिया गया और उनकी रिहाई को करीबन 4.5 महीने हो गए हैं। अब उन भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लगभग 4.5 महीने बाद जयशंकर की यह पहली यात्रा है कतर की, ठीक है। और वे वहां पर कब पहुंचे थे? कल ही पहुंचे, 30 जून को कतर की यात्रा पे। वहां पर वो कतरी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे। कतर के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। तो देखो कितना बड़ा नाम है। ये वर्तमान में कतर के प्रधानमंत्री हैं। वहां के प्रधानमंत्री के साथ एस जयशंकर ने व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के तरीकों के बारे में ध्यान केंद्रित करवाया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कतर की राजधानी क्या है? तो आपको पता है कतर की राजधानी है दोहा। तो द्विपक्षीय संबंध हमारे कतर के साथ भी हैं। किस किस प्रकार से और बातें हो सकती हैं, आपको इनके बारे में कवर करना है। ये आपको हमारे विदेश मंत्री दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और एक समिट होने वाला है, आपको पता है 3 से 4 जुलाई। 3 से 4 जुलाई 2024। आज 1 जुलाई है, एक दिन बचा हुआ है बीच में। और ये जो समिट किसका होगा? एससीओ समिट बोलते हैं इसे हम, संघाई कॉरपोरेशन, है ना, संघाई सहयोग संगठन इसे हम बोलते हैं। और इसका ये जो अब कहां पर होगा सम्मेलन? शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में होगा। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी अब की बार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको रूस जाना है और रूस के साथ में एक देश की और यात्रा उनको करनी है 8-9 जुलाई के आसपास में।
इसी वजह से उन्होंने एससीओ समिट में जाना स्किप कर दिया है और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। चलो आप देख लीजिए इसी कतर के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा कतर, ये मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपका कतर देश है। कतर देश के आसपास के देशों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए ये ईरान है, ये है आपकी पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ में आपको ये देश मिलेगा। ये रहा आपका कुवैत जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी, इराक की राजधानी बगदाद, सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद, यूनाइटेड अब यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। ठीक है, तो इन देशों से और ये पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ देश है ये कतर। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखाया है, रेड डॉटेड में आपको दिखाई दे रहा होगा कतर। इसका अगर हम मैप देखें तो इस तरीके का दिखता है ये कतर। कतर के अगर आप उत्तर पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो आपको बहरीन नाम का एक देश दिखाई देगा जो कि बहुत ही छोटा सा एक द्वीपीय देश है, आप ऐसा मान सकते हैं। और ये कौन सी गल्फ है? तो ये है पर्शियन गल्फ जिसे हम फारस की खाड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया। अब आप ये बताइए कि कतर देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा पॉइंट इनमें से ठीक रहेगा। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये बड़ा सिंपल है। मुद्राओं के बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपने इसमें टिक किया होगा ऑप्शन ए तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। कतर देश जो है उसकी मुद्रा का नाम कतरी रियाल है। ठीक है, और इस कतर की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे इसकी राजधानी है दोहा। जब हम बात कर रहे हों दिनार की, ये दिनार जो है वो कहाँ कहाँ की मुद्रा का नाम है आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, तो इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा है। कतर की राजधानी दोहा। रिंगिट की बात करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिनार बहुत से देशों की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। रिंगिट की चलो मैं आपको बता देता हूं, ये कौन से देश की मुद्रा का नाम है? मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कतर देश का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है। रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सदस्य भी है और इसने यूएन की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 21 सितंबर 1971 को यह यूएन का सदस्य बना। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इस पीडीएफ के साथ आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। आज से आपको करंट अफेयर्स की ये पीडीएफ अलग से मिला करेगी। सुबह 6 बजे आपकी क्लास रहेगी, लेकिन आज आज आपकी ये क्लास लेट हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ गया, आपकी क्लास नहीं हो पाई। लेकिन 2 जुलाई के बाद आपकी ये कक्षा सुबह 6 बजे आपको मिल जाया करेगी, सोमवार से शुक्रवार, क्योंकि सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी रहेगी। अगर आपको ये हमारी कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको सर्च करना है एड्यूरोही ऑफिशियल। ठीक है, इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें सर्च कर लेना। बस आपको सर्च क्या करना है? आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24 @ ठीक है, ऐसे सर्च करोगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हम आपको वहां पर मिल जाएंगे। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप चैनल हो, चाहे शेयर चैट हो, चाहे हिप्पी हो, चाहे जोश हो, चाहे मौज हो, किसी प्रकार की एप्लीकेशन हो, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं एडू रोही 24। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हम कल मिलेंगे सही 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।